आज अपन बात करेंगे गैसों का वान डेर वाल्स समीकरण, जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन है काफी इजी। देखो, अपन आदर्श गैस से वान डेर वाल्स समीकरण अपन पढ़े, उससे पहले अपन दो चीजें पढ़े कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या डिफरेंस होता है। वान डेर वाल्स समीकरण समीकरण पढ़ने से पहले आदर्श गैस और वास्तविक गैस की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि अपने आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले आदर्श गैस की बात करूं मैं, आदर्श यानी आइडियल गैस, और दूसरी में बात कर रहा हूं वास्तविक यानी रियल गैस। वास्तविक यानी रियल गैस, इनकी बात करने पर देखो, आदर्श गैस जैसे मान लो एक मेरे पास में कंटेनर है इस कंटेनर में आदर्श गैस भरी हुई है, और एक कंटेनर है मेरे पास जिसमें अपने पास में रियल या वास्तविक गैस भरी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पर दो बातें खास रूप से ध्यान रखनी है। आदर्श गैस में आयतन जो गैस के अणु घेरे रखते हैं वो आयतन एक तो नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नगण्य। यानी वही गैस आदर्श गैस होगी जिसमें आयतन गैस के अणुओं द्वारा जो आयतन घेरा जाता है वो आयतन कैसा हो? नगण्य आयतन हो। दूसरा, अपन ये कह सकते हैं कि इनके अणुओं के मध्य क्या हो? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य हो। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो? नगण्य। ये दो मेन बात होती है। यहां पर उल्टा होता है। क्या होता है कि वास्तविक गैसों के लिए आयतन क्या नहीं होता? नगण्य नहीं होता, और यहां पर इन अणुओं के मध्य कुछ दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। इसी के आधार पर अपन इसको आगे डेरिवेशन तक पहुंचेंगे। देखो क्या कहता है, सबसे पहले कि आदर्श गैस समीकरण अपन जानते हैं क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अपन ये कह सकते हैं आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण अपने पास में क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इस आदर्श के लिए मैं आइडियल टर्म काम में लूंगा तो पी आई वी आई कर देता हूं। ठीक है, ये मान लो अपने पास में इक्वेशन आ गई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन ये गैस किस पे लागू नहीं होती है? वास्तविक गैसों पे लागू नहीं होती है। तो वास्तविक गैसों पे लागू करने के लिए तो मैं कह सकता हूं वास्तविक गैसों के लिए इस इक्वेशन में अपने को कुछ चेंज करना पड़ेगा। वास्तविक गैसों के लिए इस इक्वेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा? अपने को कुछ प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। देखो, पी आई इस जो प्रेशर है इसकी टर्म में तो मैं कुछ जोड़ता हूं, गुणा कौन है? वी आई इसकी टर्म में मैं क्या करता हूं? कुछ घटाता हूं। तब ये जाकर क्या बनेगी? वास्तविक गैसों के लिए। क्यों बनेगी इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। जैसे अपने पास आदर्श गैस है, ये लो, यहां पर मैंने आदर्श गैस ली। इस बात को ध्यान से समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आदर्श गैस में मेरे पास में ये सिचुएशन है, और यहां मैंने क्या लिया है? वास्तविक गैस। वास्तविक गैस में मेरे पास में ये सिचुएशन है, ये मैंने यहां पर लिया हुआ है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि ये अपना वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके फाइन, आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि प्रेशर। अब एक बात ध्यान रखना, ये कौन सी गैस है? आदर्श। और ये कौन सी गैस है? वास्तविक गैस। कौन सी गैस है? वास्तविक गैस। ठीक है, मैंने कहा आदर्श गैस में क्या नहीं होता? किसी तरह का अंतराणिक आकर्षण बल नहीं होता। और यहां पर जो दाब होता है वो दाब क्या होता है? दाब, गैस में दाब उत्पन्न कब होता है? कि गैस में टक्कर हो। टक्कर किसके मध्य हो? या तो गैस के खुद के अणुओं के मध्य हो, या पात्र की दीवार से हो। पात्र की दीवार से, या तो गैस के खुद के अणुओं के मध्य टक्कर हो या पात्र की दीवार से टक्कर हो, तो कंटेनर में गैस की वजह से क्या उत्पन्न होता है? दाब। तो दोनों जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा
लेकिन देखो यहां पर किसी तरह का आकर्षण बल नहीं है, इसलिए ये अणु गैस के अणु खुद के अणुओं से टकराने के लिए और पात्र की दीवार से टकराने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने की वजह से इनमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टक्कर होगी, तो प्रेशर क्या उत्पन्न होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर उत्पन्न होगा ही। अब यहां पर वास्तविक गैस है। अब देखो वास्तविक गैस है तो मैंने क्या कहा, वास्तविक गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल यहां टकरा रहा है दीवार पर, तो ये इधर वाला मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, टकराने से रोकेगा। इसका मतलब यहां पर इतनी मुक्त टक्कर नहीं हो पाएगी। अगर मुक्त टक्कर नहीं हो पाएगी तो गैस में दाब क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। दाब में टक्कर कम हो रही है तो दाब कम उत्पन्न हो रहा है। तो ये समीकरण है आदर्श गैस। अब इस आदर्श गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा। मेरे को वास्तविक गैसों पे अगर मैं लागू करूं तो मेरे को आदर्श गैस, भाई यही समीकरण में वास्तविक गैसों पे लागू कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पर आदर्श गैस का जो प्रेशर है उसके बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रेशर इसमें जोड़ना पड़ेगा ताकि ये क्या कर सके, इस आदर्श गैस वाले प्रेशर के बराबर हो सके। तो मैंने डेल्टा पी इसमें क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया है, ऐड। अब यहां पर बात करते हैं आयतन से संबंधित। आदर्श गैस में अपन ने क्या कहा, इनका आयतन क्या होता है, नगण्य होता है, और इनका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब आदर्श गैस वाले आयतन के बराबर करने के लिए इनका जो अधिक आयतन है उसमें से कुछ आयतन कम करना पड़ेगा ताकि ये किसके बराबर हो जाए, वी के। इसका मतलब आयतन वाली टर्म में से मैंने कुछ घटाया है और प्रेशर वाली टर्म में कुछ जोड़ा है। इस डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन, यानी इसको बोलते हैं दाब संशोधन। कि दाब में क्या किया है, संशोधन किया है ताकि ये आदर्श गैस वाली के बराबर हो सके। और डेल्टा वी अपने पास में क्या है, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम करेक्शन का मीनिंग है आयतन संशोधन। आयतन संशोधन। ये अब अपने को प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन पता करके उसकी वैल्यू अपने को यहां रखनी पड़ेगी, तब जाकर अपने पास में कौन सी इक्वेशन आएगी, वॉन डेर वाल समीकरण। तो यहां से अपना एक बेस स्टार्ट होता है और अपन बारी बारी से डेल्टा पी और डेल्टा वी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं अपन, तो देखिएगा इन दो संशोधनों के परिणाम स्वरूप अपन वॉन डेर वाल समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन ने लिखा है कि वॉन डेर वाल समीकरण दो संशोधनों के फलस्वरूप, दो करेक्शन फैक्टर के रिजल्ट की वजह से प्राप्त की जा सकती है। पहला करेक्शन फैक्टर अपन ने बात की है वॉल्यूम करेक्शन की। किसकी बात की है, वॉल्यूम करेक्शन की। देखो वॉल्यूम करेक्शन क्या है, सीधी सी चीज है कि अपने पास में वास्तविक गैसों का आयतन नगण्य नहीं होता है, फलस्वरूप गैसों के विचरण के लिए स्थान वी से क्या होता है, थोड़ा कम। कि वास्तविक गैसों के लिए मैं बात करूं तो मान लो वास्तविक गैसें अपने पास में इस कंटेनर में, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा गैस के अणु जो आयतन घेरते हैं आदर्श गैसों में वो क्या होता है, नगण्य। लेकिन प्रत्येक गैस के अणु कुछ ना कुछ आयतन रखते हैं वास्तविक गैसों में। तो ये यहां पर मान लो ये गैस का अणु यहां पर अपने पास में कोई ना कोई आयतन रखता है। टोटल वॉल्यूम, टोटल जो ये पात्र का आयतन है वो क्या है, वी। तो बताओ गैस के विचरण के लिए आयतन v थोड़ा होगा, क्योंकि कुछ तो इसने भी घेर रखा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि स्थान v से थोड़ा क्या होता है, कम। गैसों के विचरण के लिए स्थान या आयतन v से क्या होता है, थोड़ा सा कम। पहला स्टेटमेंट ये है। अब देखो ये जो कमी हुई है इसके लिए वॉन डेर वाल ने क्या कहा कि वॉन डेर वाल के अनुसार, वॉन डेर वाल ने सुझाव दिया, नोट्स प्रॉपर बनाने इसी तरह से, सुझाव दिया कि मुक्त आयतन की, मुक्त आयतन कितना है, मुक्त आयतन को जो टोटल वॉल्यूम है अपने पास में को आयतन से यानी वी से एक करेक्शन फैक्टर या संशोधन कारक, एक करेक्शन फैक्टर या संशोधन कारक जिसको अपन क्या कहते हैं, बी, घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। घटाकर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अपने क्या कहा कि जो मुक्त आयतन है वो वी ना होकर कम होता है। तो यहां पर अपने कहा मुक्त आयतन को, जो मुक्त आयतन है गैस कितना आयतन रखती है वो
मुक्त आयतन को आयतन से घटाकर अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त, तो अपन कह सकते हैं फ्री वॉल्यूम, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जैसे आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है, इसको किससे प्राप्त हो, जो अपने पास में आयतन है टोटल, उसमें से कुछ कारक बी कारक घटाकर अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और बी यहां पर क्या है, वॉन्डरवाल स्थिरांक, वॉन्डरवाल स्थिरांक। ये ए और बी आएंगे आगे, अपन इनकी यूनिट्स की भी बात करेंगे। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट्स की वजह से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व होगी इसकी, ठीक है। ये अपने पास में, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बी, बी को कैसे कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ बी, ये बी है किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, देखिएगा। तो अपन पहले वंडरवाल कांस्टेंट बी का कैलकुलेशन या गणना करते हैं। इसके लिए अपन क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि मान लो आपके पास में दो कोई मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल है, वास्तविक गैस के मॉलिक्यूल, ये रहा एक, जैसे इसको वापस से मैं बना देता हूं कि मान लो आप लोगों के पास में ये कोई गैस का एक अणु है और ये दूसरा अणु है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर, आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर। ये इनका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी क्या है, सिग्मा, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है इस सेंटर के अराउंड, ये जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वो है जिसके इधर ना तो ये मॉलिक्यूल आ सकता ना ये, है ना। ये जो वॉल्यूम है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन, यानी ये आयतन घेरा नहीं जा सकता, इन अणुओं द्वारा ये आयतन क्या नहीं होगा, घेरा नहीं जा सकता। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह लो, या दूसरा इसको क्या कह लो, वर्जित आयतन कह लो, ठीक है। अब अपन क्या कह सकते हैं, छायांकित गोले का आयतन ही दोनों के लिए वर्जित आयतन होगा। भाई ये जो छायांकित है वो इसके लिए भी वर्जित है, जैसे ये गोला गैस का ये ए है और ये क्या है, बी, ये ए के लिए भी वर्जित है और बी के लिए, ए इस ना तो ए इस आयतन को कवर कर सकता है ना बी इस आयतन को कवर कर सकता, ठीक है। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है, रेडियाई, जिसको अपन ने किससे ले रखा है, सिग्मा से ले रखा है, ठीक है। अतः एक अणु का वर्जित आयतन, ये तो पूरे, ये जो 4/3 पाई सिग्मा क्यूब है, ये तो क्या है, दोनों के लिए है, और एक के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, तो 1/3 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। अब एक अणु का वास्तविक आयतन क्या है, एक अणु का वास्तविक आयतन ये हो गया, तो इसका मतलब ये सिग्मा इतनी ना रहकर क्या हो गया, आधा है, तो गोलाई तो सूत्र वही लगेगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, तो आधा सिग्मा तो सिग्मा बाई 2 हो गया। अच्छा अब देखो यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24। तो इसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/4 इंटू 4/6, देखो क्या आ रहा है, 4 और 6 4 24, बिल्कुल 4, और यहां पर भी क्या आ रहा है, 24। तो अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया, 2 इधर आ गया तो सिग्मा क्यूब भी बचा है, ठीक है। तो 4/6 पाई सिग्मा क्यूब अपने पास में आ गया। अच्छा अब देखो मैं कह सकता हूं एक अणु का वास्तविक आयतन बराबर ये हो गया 1/4, 1/4 तो ये हो गया, और अणु का वास्तविक आयतन, इसको एक अणु का क्या कहते हैं, वास्तविक आयतन, कैसे, वर्जित भी कह सकते हैं वास्तविक कह सकते हैं, तो क्या आ गया 4/1 अणु का वास्तविक आयतन अपन इसको कह सकते हैं। नीचे देखो तो एक अणु का वर्जित आयतन क्या होगा, 4 गुणा भाई वर्जित, सॉरी अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये वर्जित आयतन है, वर्जित, देखो एक अणु का वर्जित आयतन यही तो हो गया ना 4/6, 4/6, तो एक अणु का वर्जित आयतन ये हो गया। अब इस अणु का वर्जित आयतन अपन निकालेंगे तो ये 4 किधर चला जाएगा, इस साइड में, तो 4 गुणा क्या हो गया, वास्तविक आयतन, और वास्तविक आयतन अपने पास में कितना दे रखा है, ये रहा 4/3 पाई सिग्मा बाई 2, तो ये रहा 4, ये हो गया। अब मैं लिखो एक मोल के लिए निकालें तो एक मोल में कितने अणु होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 4 गुणा अवोगाद्रो संख्या इंटू वास्तविक आयतन जो अपने पास में है वो अपन ने लिख दिया। ये अपने पास में बी आ गया, एक अणु के लिए वर्जित आयतन क्या है, बी की वैल्यू है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से सोल्व हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन दूसरा फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर, इतनी देर अपन ने बात की बी की, अब ए अपन निकालेंगे, दूसरा जो अपने पास में फैक्टर है उसकी चर्चा करते हैं।
दूसरा अपना कारक है प्रेशर करेक्शन या दाब संशोधन, प्रेशर करेक्शन फैक्टर, दाब संशोधन। दाब संशोधन के लिए मैं पहले ही बात कर चुका कि मान लो अपने पास में कोई भी कंटेनर है, उसमें आदर्श गैस है, ठीक है, और एक साइड में क्या है, वास्तविक गैस है, ठीक है, एक साइड में आदर्श गैस है और दूसरी साइड में क्या है, वास्तविक गैस है। अब यहां पर देखना, वास्तविक गैस या आदर्श कह लो, आदर्श गैस, और यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, वास्तविक गैस। ये वास्तविक गैस के अणु में थोड़े बड़े दिखा देता हूं ताकि अपने को ध्यान रहे कि वास्तविक गैस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक गैस या रियल गैस। अब देखो अपन ने पहले ही कह दिया कि आदर्श गैस के लिए दाब के संदर्भ में क्या कंडीशन होती है, दाब होता है कि दिए गए आयतन में टक्करों की संख्या होती है, वो टक्कर गैस के अणुओं के मध्य आपस में भी हो सकती है, पात्र की दीवार में भी हो सकती है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने कहा कि इनके बीच में क्या नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता तो आराम से टकराएंगे पात्र की दीवार से, ठीक है। लेकिन इनमें आकर्षण बल क्या होता है, वॉन डेर वाल आकर्षण बल होता है, चाहे वो वीक ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आदर्श गैसों की वजह से जो प्रेशर होता है उसको पी आइडियल कहेंगे, और रियल गैसों की वजह से जो प्रेशर होता है वो पी रियल कहेंगे। हमेशा ऑर्डिनरी कंडीशन में देखो क्या होगा, जैसे ये टक्कर करेगा, ये अणु यहां से यहां टकरा रहा है पात्र की दीवार पर, पात्र की दीवार से टकरा रहा है, दाब उत्पन्न होगा, क्या होगा, दाब। लेकिन क्या होगा, यहां पर मान लो गैस के और अणु है तो ये इस दीवार से टकराए हुए अणु को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, और इसके इस साइड में कोई अणु नहीं है, दीवार से टकरा रहा है और इस साइड में इसमें अणु खींचेंगे इसको, इसका मतलब इसका प्रेशर क्या हो गया, कम, और आइडियल का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो अपने को आइडियल का प्रेशर रियल के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस डेल्टा पी, कि अपन में कुछ कोई अपन डेल्टा पी का कोई करेक्शन फैक्टर है वो रियल में जोड़ेंगे तभी वो किसके बराबर हो पाएगा, आइडियल के बराबर हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा पी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो कारकों पर ये निर्भर करता है। पहले कारक की बात कर लें अपन कि कौन सा कारक होता है, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या मोल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन वी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला फैक्टर तो ये आ गया, और दूसरे फैक्टर की अपन बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक टू वॉल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक टू वॉल, स्ट्राइक टू वॉल, वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी क्या है, एन बाई वी। तो दोनों फैक्टर को अपन ऐड करते हैं 1 और 2 को, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एन बाई वी इंटू एन बाई वी। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, डेल्टा पी इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। यहाँ पर ए क्या है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट, वॉन डेर वाल कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे अपन, वॉन डेर वाल स्थिरांक की यूनिट के लिए अपन यहां से आराम से वॉन डेर वाल स्थिरांक की यूनिट निकालेंगे, ए और बी दोनों ही वॉन डेर वाल स्थिरांक है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अपन यूनिट से पहचानेंगे कि ए और बी में से ए कौन है और बी कौन है। ये अपने पास में क्या आ गया, डेल्टा पी। अब स्टार्टिंग कंडीशन में देखो अपन ने जो एक इक्वेशन ली थी, कौन सी वाली, यहां तक वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो, उसी को अपन कोरिलेट करते हैं। जैसे पहली वाली अपने पास में इक्वेशन आई थी, आइडियल गैस इक्वेशन में अपन ने कुछ करेक्शन फैक्टर जोड़ा था, और वो करेक्शन फैक्टर क्या था, वो ये था P प्लस P आइडियल प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था, RT। तो यहां पर PI प्लस डेल्टा P की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, A अपॉन में n स्क्वायर V स्क्वायर, VI माइनस डेल्टा V की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में, B आई थी, किसके इक्वल हो गया, RT के। ये अपने पास में वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन आ गई, जो PI प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर VI माइनस B इज इक्वल टू RT। A और B क्या है यहाँ पर, वॉन डेर वाल स्थिरांक है। अब इन A और B वॉन डेर वाल स्थिरांक है, इनकी यूनिट की बात भी अपन साथ में कर लेते हैं। देखो पहले A की बात कर लेते हैं, A यहाँ पर गिवन है,
अपने पास में क्या आ रहा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ए निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। यही आ गया, डेल्टा पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। डेल्टा पी क्या है, प्रेशर, यूनिट क्या हो गई, एटमॉस्फेयर। वी स्क्वायर वॉल्यूम क्या है, लीटर स्क्वायर। एन क्या है, मोल, तो मोल -2। ये अपने पास में क्या आ गई, यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई, ए की यूनिट आ गई। अब बी के लिए देखते हैं अपन, देखिएगा यहां पर आप पर मोल के हिसाब से लो तो एनबी भी ले सकते हो। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, एनबी। और यहां से अगर बी निकालना चाहिए तो अपने पास में क्या हो गया, डेल्टा वी बाई एन। और वी क्या है, वॉल्यूम है अपने पास में, वॉल्यूम है तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, बी की।